हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बैंकिंग सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। भारत में बैंक आया कहाँ से, इसका जो एनिशियंट इंडियन टाइम में क्या था, मेडिवल टाइम में क्या था और मॉडर्न टाइम में क्या है, और आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, इन सब के बारे में, बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। एंशियंट के वक्त में जब हम बात करते हैं, मनुस्मृति, उस वक्त पे भी ये प्रोसेस तो ऐसा नहीं था, लेकिन उस वक्त पे भी ये प्रोसेस था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बैंकिंग सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब का जिक्र मिलता है। तो ये देखा जाए, फिर मौर्यन टाइम आया, गुप्ता टाइम आया, उस वक्त पे भी बैंकिंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। मेडिवल एरिया से हम बात करते हैं, जबकि मुगल के वक्त पे जो बैंकिंग का सिस्टम था, दो टाइप का चलता था। एक चलता था दस्तावेज ई इंदलताब, दूसरा था दस्तावेज ई मियादी। ये दोनों जो बोलते हैं कि उस वक्त पे ये चलता था बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, जो कि 2019 का यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी था। तो द इंडियन बैंकर्स यूजिंग इशूइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन फॉरेन कंट्री, ये जो बोलते हैं कि जिसे हुंडी बोला जाता है, इवोल्यूशन ऑफ हुंडी। हुंडी के ऊपर इस साल का 2019 में सिविल सर्विस का प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी था। तो ये मैं टोटल वीडियो जो बना रहा हूं, ये टोटल हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, और बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए भी ये बहुत मददगार साबित होगा। तो ये हुंडी का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, जो कि हमारा एक्सचेंज और इशूइंग द बिल्स ऑन एक्सचेंज ऑफ द फॉरेन कंट्री, जो कि इसको बोला जाता है हमारा हुंडी। टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इन रिमेन यूज, मतलब कि जो कि ये हुंडी के आकार में यूज होता है। एक्चुअली जब बात करते हैं मेडिवल एरिया से, ये चलता था बैंकिंग सिस्टम। फिर उसके बाद 19 सेंचुरी के बारे में बात करते हैं, 18 सेंचुरी के बारे में। 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी के उस वक्त पे ही शुरू हो गया था कि बैंकिंग सिस्टम को लाया जाए। उस वक्त पे हमारे भारत में ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी था। उस वक्त पे क्या किया गया, जो 3 प्रेसिडेंसी था, प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, तीनों प्रेसिडेंसी के ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा था। तो क्या किया गया उस वक्त पे, और उस वक्त पे हमारा जो ब्रिटिशर्स के लिए कैपिटल था वो कोलकाता था, जो कि 1911 में दिल्ली बनाया गया, लेकिन उस वक्त तक कोलकाता था। तो कोलकाता था, इसीलिए 1829 में क्या किया गया कि जो मर्चेंट्स थे, जो कि ज्यादातर जो बोलते हैं उस वक्त सी में कारोबार होता रहता था, समुद्र के तटों में ये कारोबार होता रहता था कि हमारा ट्रेड, कॉमर्स, इन सब के ऊपर। 1829 में जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट एस्टेब्लिश द यूनियन बैंक ऑफ कोलकाता, वो तैयार किए यूनियन बैंक ऑफ कोलकाता, जो कि 1829 में, जो है कि हमारा फर्स्ट एज ए प्राइवेट जॉइंट स्टॉक एसोसिएशन, मतलब कि कुछ मर्चेंट्स के द्वारा मिलके ये जो बैंक बनाया गया, बैंक ऑफ कोलकाता, 1829 को। फिर आया इलाहाबाद बैंक, जो कि यूपी में इलाहाबाद है, उसके तहत 1865 में स्टिल फंक्शनिंग टुडे, आज तक जो बोलते हैं जो चल रहा है, द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया, जो कि अपर इंडिया का मतलब है जो कि अमीर, जो कि मर्चेंट्स रहते थे उस वक्त पे, अमीर लोग रहते थे, उनके जो बोलते हैं कि नियंत्रण में ये था, जो कि हमारा स्थापना किया गया 1863 में, 1865 से ये शुरू हो गया। और ज्यादातर जो बोलते हैं कि इस बैंक का एसेट्स लिएबिलिटी बीइंग ट्रांसफर टू द अलायंस बैंक ऑफ द शिमला, ये जो एसेट्स ये उस वक्त पे ट्रांसफर किया जाता था शिमला के ये पे। फॉरेन बैंक्स, जब हम फॉरेन बैंक्स के बारे में बात करते हैं, तो उस वक्त पे एक 1860 में ग्रिडलेस बैंक था, जो कि 1860 में बना था कोलकाता में। 1864 में ये शुरू हुआ, उसके बाद बना बॉम्बे में, जो कि 1862 में। ये था फॉरेन बैंक, जो कि हेडक्वार्टर बाहर था, और जो बोलते हैं यहाँ पे इंडिया में वो ये होते, तो इसे फॉरेन बैंक बोला जाता है। एचएसबीसी बैंक भी, सोच लीजिए, एचएसबीसी बैंक भी 1869 में हमारे भारत में फॉरेन बैंक एक बन गया था। और ऐसे अगर देखेंगे, औध कमर्शियल बैंक, जो कि
फर्स्ट इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक है। इंडियन जॉइंट मतलब कि भारत के भी कुछ मर्चेंट पार्टिसिपेट किए थे। औध कमर्शियल बैंक जो कि 1881 जो कि फैजाबाद में उसका हेडक्वार्टर है, जो कि 1958 में इसे जो बोलते हैं कोलैप्स कर दिया गया, मतलब कि ये नहीं रहा। फिर अगर हम बात करेंगे टोटल इस बैंकिंग सिस्टम के बारे में, 1894 में लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर बना दिया गया। 1894 में पंजाब, आज के डेट में जो पंजाब है हमारे भारत में, आज जो पंजाब है ये हमारा ईस्ट पंजाब है। उस वक्त पे जो पंजाब था पाकिस्तान के साथ भी मिलजुल के था, जो कि भारत का डिवाइड होने के बाद, भारत और पाकिस्तान डिवाइड होने के बाद 1947 से वेस्ट पंजाब उनके पास चला गया, ईस्ट पंजाब हमारे पास रहेगा। ये उस वक्त का पंजाब के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि बहुत बड़ा था, जो कि आज के डेट में हम जानते हैं कि 5 रिवर स्टेट्स जो कि हम जानते हैं पंजाब, लेकिन आज के डेट में ये 5 रिवर नहीं है, कुछ हमारे तीन रिवर जो है हमारे इंडिया के पंजाब में रहते हैं, और 2 जो बोलते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब में ये रहते हैं, जो कि आप सुन रहे होंगे रावी, ब्यास, सतलेज, चेनाब एंड झेलम के बारे में। तो उस वक्त के पंजाब में ये था, और वो पंजाब बहुत बड़ा भी था। और आज भी पाकिस्तान के सबसे ज्यादातर जो बोलते हैं कि 66 to 67% जो वोटिंग होता है पंजाब से ही होता है, जो कि पाकिस्तान के ये है। उस वक्त पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर था, 1894 को जब बना था, लाहौर में था। उस वक्त पे भारत में इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट बहुत जोर शोर से चल रहा था, और स्वदेशी मूवमेंट मतलब कि भारत में जो हम उत्पादन करेंगे, हम ही बेचेंगे, हम ही ये करेंगे, उस वक्त पे स्वदेशी मूवमेंट बहुत जोरदार से था, जो कि हमारा 1905-6 से चल रहा था। तो उस वक्त पे क्या किए, जो लोकल बिजनेसमैन जो पॉलिटिकल फिगर थे, वो लोग भी अपने बैंक बनाना शुरू किए, जो कि इंडियन कम्युनिटी के लिए, भारत के लोगों के लिए हेल्प होगा। जो कि बैंक ऑफ इंडिया बना 1906 को, बैंक ऑफ बड़ौदा बना 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो बोलते हैं कि बनता गया, कनाडा बैंक, इंडियन बैंक, ये सब जो बोलते हैं कि स्वदेशी बैंक के ऊपर ये इसके बारे में स्वदेशी बैंक बनता गया, जो कि हमारे लोकल बिजनेस एंड पॉलिटिकल फिगर्स जो कि बनाए। उस वक्त पे अगर देखा जाए, एटलीस्ट 94 बैंक्स इन इंडिया फेल्ड बिटवीन द 1913 टू 1918। 18 में क्या हुआ, 18 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो उसके वजह से जो बोलते हैं कि ज्यादातर बैंक को ये जितना भी बैंक थे उनका थोड़ा सत्ता पा नहीं पाए, उस लेवल में जो बोलते हैं कि वो फील नहीं कर पाए। तो 1948 में हमारे भारत जब इंडिपेंडेंस होता है, उस वक्त पे हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल, जो कि हमारे जो बोलते हैं खुद ये करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे ये। तो 1948 में मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया जाता है। बैंकिंग के ऊपर अगर बात करेंगे तो इकोनॉमी बहुत जरूरी है। आरबीआई एक्ट 1935 को, जो मतलब कि आरबीआई का एक्ट जो था, इसके तहत 1949 को हमारा जो आरबीआई है उसे हम नेशनलाइज बैंक कर दिए, जो कि हमारा नेशनलाइज 1 जनवरी 1949 से आरबीआई का ये नेशनलाइज कर दिया गया। तो जब बात करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ही थ्रू से था 1935 को, एक्चुअली इसी के तहत ये हुआ था, जो कि 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, आरबीआई रेगुलेट किया, बाकी सब बैंकों को ये किया गया। तो ये जो बोलते हैं कि टोटल ये एडॉप्ट किया गया था। नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग 1969 में पहली बार हुआ। पहली बार कैसे हुआ कि भारत में ज्यादातर जो बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट फिगर, पब्लिक फिगर, पॉलिटिकल फिगर और लोकल बिजनेस में वो लोग जो बोलते हैं अपना बैंक बना चुके थे, और उसके तहत जो बोलते हैं वो कमर्शियल का ये करते थे। लेकिन जो आम जनता है भारत के 70 से 80% उस वक्त पे था, उनके ऊपर फार्मर्स थे, लोकल थे, ये इन लोगों को ऊपर जो बोलते हैं इन बैंक के ऊपर ये कुछ जो बोलते हैं कि ले नहीं पाते थे। इसीलिए 1969 में क्या किए, बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया 1969 को। इसके तहत 14 बैंक, जो कि 14 बैंक्स को ये नेशनलाइज कर दिया गया, भारत सरकार अपने अंडर रखा, जिसके तहत जो बोलते हैं कि ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग 1969 पे ये हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड द बैंकिंग कंपनी, जो कौन से एक्ट के तहत ये 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, जो कि था हमारा बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर एंड अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969।
जो कि आरसी कूपर केस बैंकिंग के ऊपर बहुत एक फेमस हुआ था केस, इसके ऊपर भी हम कभी एक डिस्कशन करेंगे। जो कि 14 लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक को 19 जुलाई 1965 14 जुलाई 1965 को ये हुआ था, जो कि हमारे 85% बैंक डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्री, उस वक्त पे 85% बैंक डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्री इन्हीं बैंकों के पास ही था। Parliament passed the Banking Company Acquisition and Transfer Undertaking Bill and it received the presidential approved 9 अगस्त 1969। इस दिन को जो बोलते हैं ये हो गया, 65 से ये चल रहा था, सब काम खत्म होकर 9 अगस्त 1969 को ये 14 बैंक को नेशनलाइजेशन कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ये एक बिल पास करके। उसके बाद क्या हुआ, जो कि हमारा जब बात करते हैं आज के डेट में एसबीआई के बारे में, जब एसबीआई के बारे में बात करते हैं, एसबीआई आखिर ऐसे बना कैसे, ये था कैसे, तो ये मेनली जब हम बात करते हैं बैंक ऑफ कोलकाता इन द मिड जून 1860, मतलब कि तीनों बैंक को, जैसे बैंक ऑफ बंगाल, कोलकाता जो बोलते हैं जब बंगाल बन गया, फिर उसके बाद जब हमारा बैंक ऑफ कोलकाता 1806 मिड जून में बना था, फिर 1809 में इसका रीनेम करके इस बैंक ऑफ कोलकाता को 1809 में रीनेम करके इसका नाम बना दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। फिर हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसी था 1840 में, और फिर था मद्रास बैंक जो था बैंक ऑफ मद्रास 1846 में ये था। तो जब हम बात करते हैं एसबीआई के बारे में, ये बना कैसे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ हमारा बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों को मिला के 1921 में इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 तक था। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से रीनेम्ड कर दिया गया, जो कि ये बना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत एसबीआई। 1960 में क्या होता है, एसबीआई वाज द गिवन कंट्रोल टू द 8 स्टेट एसोसिएट बैंक। ये एसोसिएट बैंक क्या होता है, अंडर द एसबीआई, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर जो काम करते हैं उन्हें जो सब्सिडियरी बैंक बोला जाता है, जो कि सब्सिडियरी बैंक एक्ट 1959 के तहत इन्हें बोला गया सब्सिडियरी बैंक, जो कि इनका नाम बनाए गए एसोसिएट बैंक, जो कि 8 जो थे सब्सिडियरी एसोसिएट बैंक बनाया गया, जो कि सब्सिडियरी बैंक एक्ट 1959 के तहत। 69 में ये होता है 14 मेजर प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया जाता है, जो कि उसमें से सबसे बड़ा बैंक होता है बैंक ऑफ इंडिया उस वक्त के। फिर 1980 में और 6 बैंकों को नेशनलाइज किया जाता है। तो ये था टोटल हमारा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर। मेजोरिटी ऑफ द लैंडन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बैंक के द्वारा ही जो बोलते हैं कि ये होता है, क्योंकि बैंक आज के डेट में हर किसी के पास बैंक अकाउंट, जनधन खाता, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करें, इसीलिए हम बैंक के हिस्ट्री के ऊपर जानना बहुत जरूरी था। इंडियन बैंक हिस्ट्री में जो कि बैंक को हमारा डिवाइड किया जाता है, शेड्यूल बैंक, हमारे नॉन शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक जो आता है और नॉन शेड्यूल बैंक जो आता है हमारा सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इसमें ये होता है रीजनल, रूरल बैंक, फॉरेन बैंक, ये मैं अपने कल के वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। और ये रहा, अगर देखा जाए 2017 में एसबीआई एसोसिएट बैंक को मिला के ये वर्ल्ड का जो कि हमारा ग्लोबल रैंकिंग फॉर्च्यून 500 फॉर्च्यून का जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें ये 236 रैंक था। इसके तहत ये था टोटल हमारा बैंकिंग हिस्ट्री के ऊपर। थैंक यू।